चलो अभी बताते हैं, पढ़ चुके हैं आणविकता और कोटि पढ़ चुके हैं ना हम। जैसे ये कोई रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट आते हैं। अभी रिएक्शन तुम्हें थोड़ी सी अटपटी लगेगी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है जो हमने अभी पढ़ी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। तो देखो इस रिएक्शन में ये जो है CH3COO, ये है एस्टर। H2O क्या है, जल। ठीक है, इस रिएक्शन की आणविकता बताएंगे मुझे, इस रिएक्शन की आणविकता बताएंगे मुझे, जल्दी बताएंगे लिख करके। इस रिएक्शन की आणविकता क्या है, जल्दी लिख करके बताएंगे इसकी आणविकता कितनी है। वेरी गुड, दुर्गेश ने बताया 2, चंद्रपाल ने भी 2 बताया, रितु ने भी 2 बताया, कितने भी 2। आणविकता कितनी है इसकी, 2 है। कितने रिएक्टेंट इस रिएक्शन में, 2 रिएक्टेंट, एक तो एस्टर हो गया और जल हो गया, यानी इस रिएक्शन की आणविकता कितनी हो गई, 2। आणविकता की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, किसी भी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जिनके मध्य संघट होती है उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता, मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ 2 स्पीशीज हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, 2 अभिकारक हैं, इसलिए इसका मतलब इसकी आणविकता कितनी है, 2 है। इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 2 है। वेरी गुड। अब इसकी कोटि क्या है, इसकी आणविकता 2 है। अब इस अभिक्रिया की कोटि देखते हैं कितनी है। देखो हमने देखा था कोटि एक प्रायोगिक राशि है, कोटि हम अभिक्रिया को देख करके नहीं बता सकते। कोटि का मतलब क्या है, वह रिएक्टेंट जिसकी अभिक्रिया पर, जिसकी सांद्रता पर, ऐसे रिएक्टेंट जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उनकी संख्या को ही हम कह सकते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब यहाँ 2 रिएक्टेंट, अब इनमें से किसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया वेग निर्भर करने का मतलब है कि किसकी सांद्रता में चेंज करते हैं तो अभिक्रिया वेग भी चेंज हो जाए। ठीक है, अभिक्रिया वेग किसकी सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, इसको कैसे पता लगाते हैं हम, अभिकारक की सांद्रता को चेंज करके देखते हैं। अगर अभिकारक की सांद्रता के साथ अभिक्रिया वेग चेंज हो रहा है इसका मतलब उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। अगर अभिकारक की सांद्रता के साथ अभिक्रिया का वेग चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं कर रहा है। यही बात है यहाँ पर। तो इस अभिक्रिया की कोटि देखी गई तो उसकी कोटि कितनी आई, 1 आई। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आई, 1। इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, या छद्म एकाणुक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता तो 2 है लेकिन कोटि कितनी है, 1 है, तो उस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं अपन, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कह देते हैं। क्लियर हो गई बात सबको। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सरल सी बात है, ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता कितनी है, 2 लेकिन कोटि कितनी है, 1। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में अगर जल आधिक्य में है, जल यहां पर आधिक्य में होता है, आधिक्य का मतलब जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, जल आधिक्य में है यहां पर, और जल आधिक्य में होने के कारण जल की सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन होता है या नगण्य परिवर्तन होता है। इसका मतलब जल की सांद्रता लगभग स्थिर ही रहती है, अभिक्रिया के दौरान जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है।
यानी जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता इस अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया का वेग लिखें वेग समीकरण से, तो वेग क्या लिखेंगे अपन, वेग के डैश लिख दिया मैंने, के डैश CH3COO C2H5 की सांद्रता, H2O की सांद्रता। ठीक है, लेकिन यहां पर देखेंगे, अभी आप यहां पर देखो, ये जो अभी मैंने क्या कहा, H2O की सांद्रता तो स्थिर है, इस रिएक्शन में H2O की सांद्रता कांस्टेंट रहती है, क्योंकि H2O की सांद्रता ज्यादा होने के कारण, आधिक्य में होने के कारण इसकी सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन होता है, या H2O की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है। तब क्या लिख सकते हैं, एक नया कांस्टेंट K बराबर है के डैश तो कांस्टेंट है, और H2O की सांद्रता भी यहाँ कांस्टेंट है, स्थिर है। ठीक है, तो इसका मतलब वेग क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, वेग बराबर के, के डैश की जगह हमने क्या लिख दिया, के डैश H2O की जगह हम क्या लिख देंगे, के, तो यहाँ कौन रह जाएगा, केवल CH3COO C2H5, यानी अभिक्रिया का वेग केवल H तक, CH3COO C2H5 क्या है, H तक, इसकी सांद्रता पर ही निर्भर कर रहा है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, एक हो गई। ठीक है, समझ में आ गई। ध्यान रखेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनकी आणविकता तो 2 है लेकिन कोटि 1 है, उन्हें कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया या छदम एकाणुक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखा हमने, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन है, हो रहा है यहाँ पर, एस्टर की जल से रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जल आधिक्य में होने के कारण जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है, उसमें बहुत ही कम परिवर्तन आता है। इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण से वेग लिखेंगे, तो ये वेग आएगा के डैश CH3COO की सांद्रता, H2O की सांद्रता, लेकिन H2O की सांद्रता तो लगभग स्थिर है, यानी H2O की सांद्रता को अपने स्थिरांक मान रहे हैं यहाँ पर। H2O की सांद्रता क्या है, स्थिरांक, ये स्थिरांक है, और के डैश भी स्थिरांक है, तो एक नया स्थिरांक आ गया के बराबर आ जाएगा के डैश H2O की सांद्रता के, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, वेग बराबर के CH3COO C2H5। ठीक है, यानी अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर ही डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया तो यस करके जवाब देंगे मुझे तुरंत। समझ में आ गया तो यस करके जवाब देंगे मुझे तुरंत। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, इस तरह की रिएक्शन का एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज का प्रतिलोमन, सुक्रोज यानी शर्करा, सुक्रोज क्या होती है, शर्करा होती है, शर्करा का प्रतिपन भी कह सकते हैं, सुक्रोज का प्रतिपन, ये भी एक छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। शर्करा का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2O, इसका जल अपघटन करवाते हैं, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन होता है, एसिडिक मीडियम में, तो इसका जल अपघटन होता है तो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों, इसमें एक तो है ग्लूकोज और दूसरा कौन है, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों का, देखो ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है, क्या अंतर है ये बाद में हम देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब। यहाँ ये कौन है, शर्करा है, यहाँ पर H2O क्या है, आधिक्य में है, H2O एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब ज्यादा मात्रा में यहाँ पर है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर H2O की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है, H2O की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता है। अभिक्रिया का वेग केवल किसकी सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर भी केवल सुक्रोज की सांद्रता पर ही डिपेंड करेगा, केवल शर्करा की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये भी कैसी अभिक्रिया हो गई, छदम प्रथम कोटि, यानी इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है,
इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है, जल्दी बताएंगे मुझे। आणविकता 2 है। और कोटि कितनी है इस अभिक्रिया की? कोटि कितनी है इस अभिक्रिया की? कोटि 1 है इस अभिक्रिया की, है ना। आणविकता 2 है, कोटि 1 है। इसका मतलब ये भी कैसे अभिक्रिया है? एक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। क्लियर हो गई छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात सबको? तो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल देखे हमने। एक तो देखा हमने क्या, एस्टर का जल अपघटन, और दूसरा एग्जाम्पल देखा हमने सुक्रोज का जल अपघटन। दोनों ही छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अगला टॉपिक है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। अगर ताप में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन आता है? ताप में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन आता है? अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। ठीक है, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, यानी ताप में चेंज करते हैं तो अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन आता है, ताप के साथ अभिक्रिया वेग किस प्रकार परिवर्तित होता है, इसकी बात करेंगे। देखो, ताप सामान्यतः हम देखेंगे कि ज्यादातर अभिक्रियाएं, सामान्यतः ज्यादातर अभिक्रियाएं ताप में वृद्धि करने पर उनके वेग में भी वृद्धि हो जाती है। ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, और ये देखा गया है, ज्यादातर अभिक्रियाओं के लिए बात है, ये देखा गया है कि जब ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है, कितनी वृद्धि करेंगे? 10 डिग्री की वृद्धि करते हैं, तो अभिक्रिया वेग कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, लगभग 2 गुना हो जाता है। अभिक्रिया वेग लगभग कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। ताप में 10 डिग्री की वृद्धि करते हैं, किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, तो ये देखा गया कि उसका अभिक्रिया वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाता है, यानी वेग स्थिरांक यानी के लगभग 2 गुना हो जाता है। वेग 2 गुना होगा क्योंकि के 2 गुना हो रहा है, वहां पर के लगभग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, के में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है, के 2 गुना हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी लगभग कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाता है। देखो, हमने वेग लिखा था ना, वेग बराबर के, और यहाँ रिएक्टेंट की सांद्रता। अब रिएक्टेंट की सांद्रता में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे, ताप में चेंज कर रहे हैं, तो ताप में चेंज कर रहे हैं तो ये जो के है ना, ये लगभग 2 गुना हो जाता है। के लगभग 2 गुना हो जाएगा तो वेग ऑटोमेटिक ही 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक, 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर हम मान लेते हैं वेग स्थिरांक, एक तो हम ले लेते हैं टी डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर? टी डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक, इसको हम मान लेते हैं कितना है? के टी। टी डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक को क्या मान लिया हमने? के टी। और एक है जब टेम्परेचर कितना कर दिया हमने? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री की वृद्धि कर दी, पर वेग स्थिरांक ये हमने मान लिया कितना है? के टी प्लस 10। समझ रहे हो? टी डिग्री सेल्सियस ताप है कोई भी, उस ताप पर तो है के टी वेग स्थिरांक का मान।
कोई भी मान हो सकता है। और जब ताप हमने कितना कर दिया, T+10 डिग्री सेल्सियस, ताप में 10 डिग्री की वृद्धि कर दी, तो वेग स्थिरांक हो गया KT+10। अब इन दोनों का अनुपात अगर हम देखें, KT+10 इनको KT से डिवाइड करेंगे, KT+10 को KT से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर इसका मान लगभग कितना आता है, 2 के बराबर आता है। लगभग कितना हो जाता है, 2। समझ गए, कितना आता है, लगभग 2 के बराबर आता है। इसको कहते हैं अपन ताप गुणांक। KT+10 और KT का जो अनुपात है ना, वो कहलाता है ताप गुणांक। यानी T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक, T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक और KT+10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक, दोनों के मान हमने पता किए। और KT+10 में हमने KT का भाग दे दिया, तो भाग देने पर जो मान आएगा वो लगभग 2 के बराबर है। और इन दोनों का जो अनुपात, उसे हम क्या कह सकते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। यानी इससे पता चल रहा है कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की जब वृद्धि की जा रही है, ताप में जब 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जा रही है, तो वेग स्थिरांक में लगभग कितनी गुना वृद्धि हो रही है, 2 गुना वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 2 गुना वृद्धि हो रही है। हो रही ना 2 गुना वृद्धि। समझ में आ गई बात सबको, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दोबारा सुन लेंगे। ताप में वृद्धि करते हैं सामान्यतः अधिकांश अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि होती है। ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में लगभग 2 गुना वृद्धि हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुना वृद्धि हो जाती है। T डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक और T+10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक, दोनों ज्ञात करते हैं। और T+10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक में T डिग्री सेल्सियस ताप पर जो वेग स्थिरांक उसका भाग देते हैं, तो उसका मान लगभग 2 के बराबर आता है। तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक लगभग 2 गुना हो जाता है। इसीलिए अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाता है। अब ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया के वेग में 2 गुना वृद्धि क्यों हो जाती है, ये समझ में आ गया सबको। अब हम कह रहे थे कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से अभिक्रिया वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। यानी ताप बढ़ाने से वेग में वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है, इसको आगे एक्सप्लेन किया वैज्ञानिकों ने कि ताप बढ़ाने से वेग में वृद्धि क्यों होती है, और ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से वेग में लगभग 2 गुनी वृद्धि क्यों हो जाती है। इसमें एक बात करेंगे अपन ओरेनियस की। ओरेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने ताप और वेग स्थिरांक के बीच में रिलेशन बताया। इसके बीच, ताप और वेग स्थिरांक के बीच उन्होंने एक इक्वेशन दी, एक समीकरण दी, जिसको हम कह सकते हैं ओरेनियस की समीकरण। ओरेनियस ने समीकरण क्या दी कि K बराबर, K क्या है, वेग स्थिरांक, K बराबर ए ई पर घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। K बराबर ए ई पर घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस समीकरण को कहते हैं अपन ओरेनियस समीकरण, ओरेनियस इक्वेशन। इसको लिख करके देखेंगे अपनी नोटबुक में। यह है ओरेनियस इक्वेशन। यहाँ K का मतलब तो सब जानते ही हैं। K बराबर क्या है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। ठीक है, ए, कैपिटल ए को बोलते हैं ओरेनियस गुणांक। क्या कहते हैं इसको, ओरेनियस गुणांक या पूर्व चरघातांकी गुणांक।
ओरेनियस गुणांक या पूर्व चरघातांकी गुणांक, ठीक है। ई ए, यहाँ एक नया शब्द आएगा, एक नई बात देखेंगे अपन। ई ए की बात करेंगे अपन। ई ए को बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। अब ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है इसको देखेंगे अभी आगे हम। सक्रियण ऊर्जा ई ए। आर का मतलब सब जानते हैं। आर क्या होता है? गैस स्थिरांक। और टी क्या है? ताप। ठीक है, ताप केल्विन में है यहाँ पर, टी ताप है यहाँ पर। देखो तो यहाँ देखो के बराबर, यहाँ वेग स्थिरांक और ताप और सक्रियण ऊर्जा, इनके बीच में रिलेशन बताया है किसने? ऑरेनियस ने। यहाँ वेग स्थिरांक भी है, सक्रियण ऊर्जा भी है, ताप भी है। ठीक है, यहाँ ये जो है ना, ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये सक्रियण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश को दर्शाता है। ठीक है, कितने अणु की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर है या सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा है, उन अणुओं के अंश को व्यक्त करता है ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर। ये ध्यान रखेंगे। ये क्या दर्शा रहा है? उस अणुओं के अंश को दर्शा रहा है जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के क्या है? बराबर, या सक्रियण ऊर्जा से क्या है? ज्यादा। उन अणुओं का अंश किसके बराबर है? ई पर घात माइनस ए अपॉन आर टी के बराबर। ठीक है, समझ में आ गई ऑरेनियस इक्वेशन। ऑरेनियस ने के यानी वेग स्थिरांक, ई ए यानी सक्रियण ऊर्जा और टी यानी ताप, इनके बीच में रिलेशन बताया है। ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए? अब देखो आगे यहां सक्रियण ऊर्जा की बात करेंगे हम। यहां सक्रियण ऊर्जा आ गई। अब सक्रियण ऊर्जा क्या है? देखो सक्रियण ऊर्जा को समझेंगे। मैंने अभी क्या कहा कि ये जो है ई की घात माइनस ई अपॉन आर टी, ये सक्रियण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश को दर्शा रहा है। अभिक्रिया में बहुत सारे अभिकारक के अणु होते हैं, समझेंगे ध्यान से सब। अभिक्रिया में अभिकारक के बहुत सारे अणु होते हैं। क्या सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं? नहीं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। वे ही अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा यानी जो सक्रियण ऊर्जा या इससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं वो तो उत्पाद में बदल जाते हैं, और जो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो उत्पाद में नहीं बदल पाते। ठीक है, तो सक्रिय ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, के का मान डिपेंड करेगा सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं के अंश पर, कि जितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, उसमें कितने अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा है। उन अणुओं का अंश जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए अभी, तो समझ जाइए कि अभिक्रिया का वेग स्थान उतना ही ज्यादा होगा। अगर सक्रियण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश कम है, तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कम है, यानी अभिक्रिया वेग कम होगा। समझ गए बात को मेरी को? ठीक है, अब सक्रियण ऊर्जा होती क्या है? देखो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को ही हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी को ही हिंदी में क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को ई ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे अपन? ई ए, ई ए से डिनोट करेंगे। देखो ऑरेनियस ने क्या कहा कि जब अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया जब हो रही है
तो अभिकारक के अणु आपस में संघट करते हैं, टकराते हैं आपस में, टक्कर होती है अभिकारक के अणु, और संघट करके अभिकारक के अणु बनाते हैं एक उच्च ऊर्जा वाली स्पीसीज बनाते हैं। ऐसी स्पीसीज का निर्माण करते हैं जिसकी ऊर्जा ज्यादा हो, तो बोलते हैं मध्यवर्ती या सक्रिय संकर। अभिक्रिया मध्यवर्ती बनाते हैं, और ये मध्यवर्ती फिर टूट करके परिवर्तित होता है किसमें? उत्पाद। क्या कहा मैंने? अभिकारक के अणु संघट करते हैं। क्या करते हैं? संघट। संघट का मतलब है टक्कर होती है इनमें आपस में। और जब अभिकारक के अणु संघट करते हैं तो संघट करके एक स्पीसीज बनाते हैं, उच्च ऊर्जा युक्त स्पीसीज बनाते हैं। उच्च ऊर्जा युक्त क्या बनाते हैं? स्पीसीज बनाते हैं, जिसे कहते हैं मध्यवर्ती। क्या कहते हैं जिसको? अभिक्रिया मध्यवर्ती कह सकते हैं अपन उसको, अभिक्रिया मध्यवर्ती, या उसको कहते हैं सक्रियत संकर। अभिक्रिया मध्यवर्ती भी कह सकते हैं, सक्रियत संकर भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो मध्यवर्ती है या सक्रिय संकर जो है ना, ये अस्थायी होता है। ये टूट करके किसमें परिवर्तित हो जाता है? उत्पाद में परिवर्तित। मध्यवर्ती या सक्रिय संकर ही टूट करके क्या बनाता है? उत्पाद में। जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये अभिक्रिया है H2 हाइड्रोजन प्लस I2 बराबर 2HI। यह अभिकारक हाइड्रोजन है, आयोडीन है, बना दिया 2HI। अब ये अभिक्रिया हो रही है। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है? देखो पहले क्या होता है? H हाइड्रोजन में इस तरह बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के बीच, इसी तरह I के बीच में बॉन्ड होता है इस तरह। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। देखो मैंने इसको डॉट 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 से बनाया। डॉट डॉट का मतलब ये वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसी तरह आयोडीन आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूटता है, इसको भी मैंने डॉट 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 से बनाया, ये भी वीक हो गया। तो इन दोनों का हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच, इसी तरह आयोडीन के दोनों परमाणु के बीच का बॉन्ड टूटता है। और क्या होता है? हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड बनना प्रारंभ हो जाता है, H और I के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो। ठीक है। तो यहाँ पर H के बीच बंध पूर्ण रूप से नहीं टूटा है, I के बीच का बंध भी पूर्ण रूप से नहीं टूटा है। इसी तरह H और I के बीच बंध बनना शुरू हो गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं बना है। ठीक है। इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती संकर। ये जो बना है ना यहाँ पर, यही कहलाता है मध्यवर्ती, अभिक्रिया मध्यवर्ती या सक्रियत संकर कहलाता, या सक्रियत संकुल भी कहते हैं। ठीक है। अब ये अस्थायी है। अब ये क्या करेगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा पूर्ण रूप से, H के बीच के बॉन्ड पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। इसी तरह I के बीच की बॉन्ड पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे और H और I के बीच का बॉन्ड पूर्ण रूप से बन जाएगा। देखिए ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड तो टूट गया यहाँ से, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, H और I के बीच बॉन्ड बन गया। इसी तरह HI के बीच बॉन्ड बन गया, इस तरह 2HI बन। क्लियर हो गई बात? तो जब अभिक्रिया होती है तो एक उच्च ऊर्जा वाली स्पीसीज बनाते हैं अभिकारक, जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती या सक्रिय संकर, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है लेकिन ये अस्थायी होता है और ये टूट करके बन जाता है उत्पाद। यहां तक समझ में आ गई सबको बात? अब ये जो अभिकारक के अणु हैं जो मध्यवर्ती संकर बना रहे हैं, मध्यवर्ती संकर वही अभिकारक के अणु परिवर्तित होंगे, मध्यवर्ती संकर वही अभिकारक के अणु बनाएंगे जो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। जो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे वो किसमें बदलेंगे? मध्यवर्ती संकर। और मध्यवर्ती संकर बदल जाएगा किसमें? उत्पाद। लेकिन सभी अभिकारक के अणु ऐसा नहीं कर पाएंगे। अभिकारक के वे ही अणु ऐसा कर पाएंगे जो क्या प्राप्त करेंगे? सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है। जो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त नहीं करेंगे वो वहीं पर रह जाएंगे
वो मध्यवर्ती संकर नहीं बनाएंगे, यानी वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। अब सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा हम कहें तो सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा यहीं से निकल करके आ रही है। क्या कहेंगे हम? सक्रिय ऊर्जा अभिकारक के अणुओं द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा या अभिकारक के अणुओं के लिए आवश्यक ऊर्जा जो मध्यवर्ती संकर में परिवर्तित होने के लिए चाहिए, उस ऊर्जा को कहते हैं अपन सक्रिय ऊर्जा। समझ गए? अभिकारक के अणुओं के पास कितनी ऊर्जा चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए उसको सक्रिय संकर में बदलने के लिए, वही ऊर्जा क्या है उसकी? सक्रिय ऊर्जा। ठीक है? अभिकारक के अणुओं के लिए आवश्यक ऊर्जा जो उन्हें सक्रिय संकर में या मध्यवर्ती में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैं यहां लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन, सक्रिय ऊर्जा की। सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा, सक्रिय ऊर्जा जिसको हमने किससे डिनोट किया है? ई से। तो अभिकारक के अणुओं के लिए आवश्यक ऊर्जा जो मध्यवर्ती संकर में या सक्रिय संकर में बदलने के लिए चाहिए। ठीक है, ये कौन सी ऊर्जा कहेंगे हम? सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अभिकारक के अणु के पास वह ऊर्जा या ऊर्जा की वह मात्रा जिसके कारण वो सक्रिय संकर में बदल जाए, वही ऊर्जा क्या है उसकी? सक्रिय ऊर्जा। अगर सक्रिय ऊर्जा है उसके पास, अगर वो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता रखता है तो वो सक्रिय संकर बना लेगा, यानी उत्पाद में बदल जाएगा। अगर नहीं प्राप्त कर पाएगा वो, तो उत्पाद में नहीं बदल पाएगा। जैसे अपन देखते हैं अपनी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, मान लीजिए अपनी क्लास में 100 बच्चे, क्या सभी बच्चे बराबर नंबर लेते हैं? नहीं लेते। कुछ बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, कुछ बहुत कम लेते हैं, कुछ औसत दर्जे के होते हैं। अब जो कम नंबर लेने वाले बच्चे, यानी हमारे पास पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 33% मार्क्स चाहिए। अब जो बच्चे 33% मार्क्स प्राप्त कर पाते हैं वो तो पास होकर के अगली क्लास में चले जाएंगे, और जो 33% मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो उसी क्लास में रह पाएंगे। यही अभिकारक के अणु की, यानी 33% मार्क्स जो है एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए क्या है? वो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और 33% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको किसमें परिवर्तित होना है, यानी आपको अगली क्लास में अगर जाना है। अगर आपके पास 10% नंबर लेने की क्षमता है, लेकिन चाहिए कितने आपको? 33% क्षमता। 10 की चाहिए, इसको आपको कितनी और क्षमता, यानी कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, यानी 23% नंबरों की मेहनत और करनी पड़ेगी। अगर वो 23% नंबरों की मेहनत अगर आपने कर ली तो आप इसमें परिवर्तित हो जाएंगे उत्पाद में, यानी नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। और अगर आपने 23% की क्षमता प्राप्त नहीं की और 10% पर ही रह गए तो आप उसी क्लास में रह पाए। यही बात सक्रिय ऊर्जा के लिए। तो अभिकारक के अणुओं को कुछ ऊर्जा तो उनके पास होती है, अभिकारक के अणुओं के पास कुछ ऊर्जा तो है उनके पास, लेकिन सक्रिय संकर बनाने के लिए उन्हें कुछ ऊर्जा और चाहिए बाहर से, और ऊर्जा उनको ग्रहण करनी पड़ती है। वही क्या है? उसकी सक्रिय ऊर्जा। ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। देखो ग्राफ खींचते हैं अपन, यहाँ ग्राफ से क्लियर हो जाएगी बात। यहां हम ले लेते हैं स्थितिज ऊर्जा, इधर हम ले लेते हैं कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और यहां ले लेते हैं अपन अभिक्रिया निर्देशांक या अभिक्रिया प्रगति। ठीक है, अभिक्रिया निर्देशांक या अभिक्रिया प्रगति, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। देखो अभिकारक के अणु की ऊर्जा जीरो नहीं होती है,
अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा तो होती है पहले से अभिकारक के अणुओं के पास। मान लीजिए अभिकारक के अणु के पास इतनी ऊर्जा पहले से है, ठीक है। यहाँ अभिकारक है, जैसे हमने ये वाली अभिक्रिया ली थी H2 + I2, ठीक है। या कोई और दूसरा रिएक्टेंट ले सकते हैं अपने H2 + I2 की जगह A + B ले लिया मान लो, ठीक है। ये अभिकारक है। अब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है, यानी इतनी ऊर्जा मध्यवर्ती संकर की है। इसकी ये ऊर्जा मध्यवर्ती संकर, ठीक है। ये ऊर्जा मध्यवर्ती की है या सक्रिय संकर की ऊर्जा है। अभिकारक यहां पर है और जब मध्यवर्ती संकर बनने के लिए उसको यहां जाना है, यानी इतनी ऊर्जा उनको और ग्रहण करनी पड़ेगी। यहां से यहां तक की जो ऊर्जा है इनको चाहिए। अब ये ऊर्जा इतनी तो है इनके पास और इतनी ऊर्जा उनको चाहिए मध्यवर्ती संकर में बदलना है, तो ये ऊर्जा वो ग्रहण करते हैं आपस में टक्कर के द्वारा, वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो इस ऊर्जा को हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, समझ गए। अब जो इस ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा वो तो किसमें बदल जाएगा, सक्रिय संकर। जैसे ग्राफ ऊपर चला है, अब जो इस ऊर्जा ग्रहण करने का वो सक्रिय संकर में बदल जाएगा, और जो सक्रिय संकर में बदल जाएगा वो किसमें टूट जाएगा, वो उत्पाद में, ठीक है। मान लीजिए उत्पाद की ऊर्जा इतनी है, ये उत्पाद की ऊर्जा यहाँ, ठीक है। उत्पाद यहाँ पर आ जाए, ये प्रोडक्ट बन गया मान लीजिए ए बी, ये क्या है, इस तरह का ग्राफ आएगा। क्लियर हो गई बात सबको, समझ में आ गई सबको बात। दोबारा समझेंगे। ये हमने ले ली इधर स्थितिज ऊर्जा, इधर ले लिया हमने अभिक्रिया निर्देशांक। क्या कर रहे हैं हम, ग्राफ की इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, ए बी कोई अभिकारक ले लिया। अभिकारक की कुछ ऊर्जा तो अभिकारक के पास होगी। मान लीजिए इतनी ऊर्जा अभिकारक के पास है, इतनी ऊर्जा अभिकारक के पास है, और इतनी ऊर्जा ऊपर मध्यवर्ती संकर की है, यानी इतनी ऊर्जा चाहिए उनको मध्यवर्ती, यानी यहां से यहां तक की ऊर्जा उन्हें ग्रहण करनी पड़ेगी। ई ए के बराबर ऊर्जा उनको ग्रहण करनी पड़ेगी मध्यवर्ती संकर में बदलना। तो ये जो ई ए है यही क्या है, सक्रिय ऊर्जा। क्या है ये, सक्रिय ऊर्जा है। तो सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गई बात, समझ में आ गई सबको। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, अभिकारक के अणुओं को मध्यवर्ती संकर में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वही क्या है, उसकी सक्रिय ऊर्जा है। क्लियर हो गई सबको, क्लियर हो गई बात सबको, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां पर देखो ऊपर ये अभिकारक की ऊर्जा है और ये नीचे अभिकारक की ऊर्जा देखो ज्यादा है, उत्पाद की ऊर्जा कम है। अभिकारक उत्पाद में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, इस ग्राफ में हमने बनाया है, इस ग्राफ में अभिकारक और उत्पाद में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है। अभिकारक के लिए आर लिखेंगे, उत्पाद के लिए पी लिखेंगे। मैं पूछ रहा हूं इन दोनों में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, अभिकारक के लिए आर, उत्पाद के लिए पी। तो यहाँ किसकी ऊर्जा ज्यादा है, आर की ऊर्जा ज्यादा है। दिख रहा है इन सबको, ऊपर है आर उत्पाद से, तो आर की एनर्जी ज्यादा है। और इन दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतर है, अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जा के बीच जो अंतर आता है उसको हम डेल्टा एच से लिखते हैं। डेल्टा एच का मतलब है यह अभिक्रिया एंथैल्पी। क्या कहलाती है, डेल्टा एच अभिक्रिया एंथैल्पी। एग्जाम में आया हुआ एक बार, जैसे ग्राफ बना दिया, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आया था, एक ग्राफ बना दिया और यहाँ लिख दिया डेल्टा एच। तो पूछा ये डेल्टा एच क्या है यहाँ पर, इस डेल्टा एच का मतलब क्या है यहाँ पर, तो डेल्टा एच क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया एंथैल्पी। अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जा का अंतर, इसको बोलते हैं अपन अभिक्रिया एंथैल्पी, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की ऊर्जा तो ज्यादा होती है, उत्पाद की ऊर्जा कम होती है। अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद की ऊर्जा कम है, तो उसको बोलते हैं अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ये, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको कहते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये अभिक्रिया जब होती है तो उत्पाद कम ऊर्जा होने के कारण ये ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं यहाँ पर। अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा, उत्पाद की ऊर्जा कम है, इसलिए ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ये ग्राफ, ये ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में ग्राफ खींचिए।
अगर आप लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करेंगे, किसकी? ऊष्मा शोषी की, तो उल्टा हो जाएगा, अभिकारक की ऊर्जा तो हो जाएगी कम और उत्पाद की ऊर्जा हो जाएगी ज्यादा। ग्राफ सेम ऐसा ही आएगा। जैसे ऊष्मा शोषी के लिए अपन खींचे तो यहाँ तो स्थितिज ऊर्जा आ ही जाएगी, ठीक है। यहाँ अभिक्रिया निर्देशांक हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो गया ज्यादा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभिक्रिया निर्देशांक, ठीक है। अब मान लीजिए ये ऊर्जा किसकी है? आर की, आर यानी अभिकारक, ये अभिकारक की ऊर्जा ए प्लस बी, दो अभिकारक हैं। ये मध्यवर्ती संकर की ऊर्जा हो गई यहाँ पर, ये ऊपर गया। अब मान लेते हैं उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा, उसमें शोषी अगर अभिक्रिया है तो उसमें उत्पाद ज्यादा ऊर्जा का है, तो ये उत्पाद की ऊर्जा हो गई। देखो उत्पाद यहाँ ऊपर है, यहाँ उत्पाद देखो ऊपर है। हाँ, रफ कॉपी में नोट कर सकते हो, साथ के साथ रफ कॉपी में बना सकते हो बेटा, बना के देख लिया करो रफ कॉपी में साथ के साथ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए? तो ये कौन सी अभिक्रिया का ग्राफ हो गया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ग्राफ हो गया। ये कौन सी अभिक्रिया का है? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ऊष्मा शोषी में उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है, ऊष्मा क्षेपी में उत्पाद की ऊर्जा कम है, बाकी ग्राफ सेम है। सक्रियण ऊर्जा सबको समझ में आ गई क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा सबको समझ में आ गई भाई? सक्रियण ऊर्जा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। सक्रियण ऊर्जा क्या है? क्लियर हो गई? ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो गई ना सक्रियण ऊर्जा? ठीक है। अब सक्रियण ऊर्जा के अलावा एक ऊर्जा और होती है जिसको अपन कहते हैं दहली ऊर्जा, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा क्या है? देखो दहली ऊर्जा को और समझो यहाँ पर थोड़ा सा। ये अभी हमने देखा, ये तो है यहां से यहां तक, ये तो हो गई किसकी ऊर्जा? अभिकारक की ऊर्जा। ऊपर वाले ग्राफ को देखो, मैं यहाँ जीरो से लेकर के यहां तक, ये तो हो गई अभिकारक की ऊर्जा, और यहां से यहां तक इसने ग्रहण की ऊर्जा, ठीक है। ये ऊर्जा पहले से ही अभिकारक के पास है, और ये सक्रिय ऊर्जा जो उसने ग्रहण कर ली। इन दोनों का जो योग है ना, वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? दहली ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा किसके बराबर है? सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की ऊर्जा, ठीक है। दहली ऊर्जा किसके बराबर हो गई? सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की ऊर्जा। इन दोनों का योग क्या हो गया? दहली ऊर्जा के बराबर हो गया। मैंने अभी कहा कि अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा तो पहले से है ही, लेकिन मध्यवर्ती संकर में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा उसको और ग्रहण करनी पड़ती है, तो वो हो गई सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। और अभिकारक के पास जो ऊर्जा है पहले से, और सक्रियण ऊर्जा जो उसने ग्रहण की, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? उसकी दहली ऊर्जा के बराबर। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? ये दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। दहली ऊर्जा ध्यान रखेंगे, सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक के अणु की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये सक्रियण ऊर्जा वाला टॉपिक समझ में आ गया? तो यस करके बताएंगे मुझे तुरंत, जल्दी बताएंगे मुझे अगर समझ में आ गया तो। वेरी गुड। सक्रियण ऊर्जा सबको समझ में आ गई? सक्रियण ऊर्जा सबको समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई ना सक्रियण ऊर्जा? तो अब देखो दोबारा से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। फिर हमने देखा कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है, लेकिन ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक लगभग 2 गुना हो जाता है। अब ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग में वृद्धि क्यों होती है, इसको ओरेनियस ने समझाया। ओरेनियस ने क्या किया? अपनी समीकरण दी, जिसको कहते हैं ओरेनियस समीकरण। ओरेनियस समीकरण से उसने अभिक्रिया वेग स्थिरांक को ताप और सक्रियण ऊर्जा के साथ संबंधित किया, ठीक है। और क्या समझाने का प्रयास किया कि जब ताप बढ़ जाता है तो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं का अंश बढ़ जाता है। जब ताप बढ़ाते हैं तो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं का अंश यानी उनकी संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखें। आप देखो, इसको और देखते हैं हम आगे।
ये अभी हमने जो ऑरेनियस इक्वेशन देखी थी, ऑरेनियस समीकरण देखी थी, ऑरेनियस समीकरण के बराबर ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर। ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब इसको अपन लॉग लेकर के लिखें, लॉग करके लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग ले दोनों तरफ, लॉग लेकर के लिखे तो एल एन के बराबर, जब लॉग लेंगे तो इसको कैसे लिखोगे, ये घात है, लॉग लेने पर घात कहां पर आ जाती है, आगे गुणा में आ जाती है, तो लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, लॉग लेंगे तो ये हट जाएगा और ये प्लस एल एन ए, ये आ जाएगा। जब हमने इसका लॉग किया, दोनों पक्षों का के का लॉग किया, एल एन के माइनस ई ए अपॉन आर टी, लॉग करेंगे तो ये हट जाएगा ई और ये नीचे आ जाएगा, घात आगे आ जाती है, माइनस ई अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। ठीक है, लॉग हटाएंगे तो वापिस ये जो ई अपॉन आर टी है ये ई पर घात के रूप में चला जाएगा। अब इसको हम log बेस 10 में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं अपन, log बेस 10 में चेंज करेंगे तो log के, या 2.303 से गुणा करेंगे, 2.303 से गुणा करेंगे, 2.303 भाग में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस यह आ जाएगा log ए के बराबर। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक, ये समझ में आ गया। log के बराबर आ जाएगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log ए के बराबर। बताएंगे समझ में आ गया तो यस करके बताएंगे, नहीं बताया दोबारा समझाता हूँ। ये समझ में आ गया log करने पर कैसे आया, ये log करने पर ये कैसे आया, समझ में आ गया ना सबको। इधर log कर दिया एल एन के माइनस ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, फिर इसको log बेस 10 में चेंज कर दिया तो ये हो गया log के। देखो मैं log बेस 10 में चेंज करेंगे तो इसको एक बार बता देता हूँ मैं, log बेस 10 में चेंज करते हैं ln के को तो 2.303 से गुणा करते हैं, अपन को पता है, तो ln के को इसमें बदलेंगे तो 2.303 log के हो जाएगा और ये माइनस ई ए अपॉन आर टी है ही, प्लस ln ए को भी बदलेंगे तो यहाँ पर भी 2.303 log ए आ जाएगा, लेकिन अपन log के का मान पता लगाएंगे तो ये 2.303 भाग में आ जाएगा ना, तो ई ए के भाग में तो आ जाएगा क्या, 2.303 आर टी प्लस, और ये इसके भाग में जाएगा तो ये तो कट जाएगा, इसका 2.303 कट जाएगा उससे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, log ए बच जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई दोनों। ठीक है भाई, ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई, लॉग करने से कैसे आई। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ग्राफ। पहले तो अपन ग्राफ खींचते हैं एल एन के बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, ये लेते हैं। मुझे बताओ ये समीकरण कैसे समीकरण है, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन है ना, ये है या नहीं बताओ, y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन है या नहीं, यस और नो में जवाब देंगे, है ना। तो y का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पर एल एन के, x का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1/t। देखो दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर तो किसको हो गया एल एन के, m बराबर हो जाता है यहाँ पर माइनस ई ए अपॉन आर के। ठीक है, x बराबर हो गया यहाँ पर 1/t के, और c बराबर हो गया यहाँ पर एल एन ए के। ठीक है, अब ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। y अक्ष पर किसको लिखूंगा मैं, y अक्ष पर किसको लिखूंगा एल एन के, x अक्ष पर किसको लिखूंगा 1/t को। ठीक है, ग्राफ कैसे आएगा ये बताओ मुझे, ग्राफ का जो ढाल है वो किसके बराबर है, m के बराबर माइनस ए अपॉन आर, ये ढाल है यहाँ पर।
तो ग्राफ का जो ढाल है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव है ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इस तरह आएगा। ठीक है, इसका ढाल बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ई ए अपॉन आर। और इसका जो इंटरसेप्ट अंतःखंड है, यहाँ ये जो पॉइंट है वो किसके बराबर आएगा, ये बताओ, ये पॉइंट इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा, इसका इसका जो इंटरसेप्ट है, ये जो पॉइंट है जहां से ग्राफ शुरू हुआ है, वो किसके बराबर आएगा, वेरी गुड, एल एन ए के बराबर आएगा। तो ग्राफ सबको समझ में आ गया, बनाना आ गया, आपको ग्राफ रखने की जरूरत नहीं। अब जो दूसरी इक्वेशन लिखी थी हमने, उससे भी ग्राफ खींच सकते हो तुम। दूसरी इक्वेशन लिखी थी ना अभी हमने, log के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log ए, इससे भी खींच सकते हो ग्राफ, बात वही है। यहाँ एल एन के की जगह आ गया log के, और एल एन ए की जगह आ गया log ए। तो यहाँ पर ग्राफ, ये भी y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन है, इससे ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, इससे अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा बताओ, किस किस के बीच खींचूंगा ग्राफ, ये मैं ये ग्राफ किस किस के बीच खींचूं मैं, ये बताओ। यहाँ तो क्या आएगा, log के, यहाँ क्या लिखूंगा, नीचे एक्स अक्ष पर क्या आएगा, एक्स अक्ष पर 1/t, log के 1/t। ग्राफ सेम ऐसे कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, सेम ऐसे कैसे आएगा ना ग्राफ, सीधी रेखा खींच दो, बिल्कुल सीधी आएगी रेखा। यहाँ पर ये बताओ मुझे, ढाल किसके बराबर आएगा, ढाल किसके बराबर आएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर। और अंतःखंड किसके बराबर आएगा, log ए के बराबर। ठीक है, देखो इस ग्राफ की सहायता से हम सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ग्राफ का उपयोग करके हम सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है हमें, ढाल बराबर आ गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। अगर हमें सक्रिय ऊर्जा ई ए का मान ज्ञात करना है, सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करनी है, और हमें ढाल दिया हुआ है, स्लोप पता है, तो क्या करेंगे अपन, इसको 2.303 आर से गुणा कर देंगे, किसको, ढाल को। ये बराबर हो जाएगा ढाल गुणा 2.303 आर, और यहाँ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ई ए सक्रिय ऊर्जा बराबर आ जाएगी ढाल गुणा 2.303 आर की। सक्रिय ऊर्जा इससे पता लगा लेंगे, अगर हमें ढाल पता है तो सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसको, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के द्वारा हम सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ग्राफीय विधि से अगर सक्रिय ऊर्जा हमें पता लगानी है, ढाल दिया हुआ है, तो ये सूत्र काम में लेना है हमें। अगर ढाल दिया हुआ है और सक्रिय ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। सक्रिय ऊर्जा बराबर हो जाएगी ढाल गुणा 2.303 आर, और माइनस में होगा ये। ठीक है, ठीक है, दोनों ग्राफ सबको क्लियर हो गए, दोनों ग्राफ सबको क्लियर हो गए ना। अब देखो आगे हम मैथमेटिकल गणितीय विधि के द्वारा भी सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। गणितीय विधि से, अभी तो हमने ग्राफ के द्वारा सक्रिय ऊर्जा को पता लगाया, गणितीय विधि से भी सक्रिय ऊर्जा, मैथमेटिकल मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं सक्रिय ऊर्जा को। कैसे, देखो अभी हमने देखा, जब हमने log लिया था उसका, तो हमारे पास क्या आया, log के, ये इक्वेशन, माइनस ई ए अपॉन
2.303 RT प्लस log A। ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर ले लेते हैं, दो अलग अलग ताप ले लेते हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर ले लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, एक ले लेते हैं ताप T1 और एक ले लेते हैं ताप T2। ताप T1 और ताप T2, दो टेम्परेचर ले लेते हैं अपन, ताप T1 और ताप T2। ताप T1 पर वेग स्थिरांक मान लेते हैं K1 है। K1 का मान पता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसे, इस इक्वेशन से log K1 बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस log A। यही हो जाएगा। तो दे दो समीकरण नंबर 2, इसको तुम 1 दे दो। अगर ताप T2 पर देखें तो ताप चेंज कर देंगे तो हमें पता है कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बदलता है। ताप T2 पर वेग स्थिरांक हम मान लेते हैं K2 हो गया। कितना हो गया, K2। K2 का मान क्या हो जाएगा, log K2 बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस log A। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब हमें सक्रिय ऊर्जा पता लगानी है, तो हम क्या करते हैं, log K2 में से log K1 को माइनस कर देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दो, घटा दो। यहां कर देता हूं मैं। तो log K2 माइनस log K1 बराबर, अब देखो K2 में से K1 को घटा रहे, K2 का मान ज्यादा है क्योंकि ताप बढ़ा दिया हमने, ताप बढ़ाने पर K2 बढ़ गया। अब K2 में से K1 को घटाओ, तो याद देखो K2 में से K1 को घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, घटा के देखना K2 में से K1 को, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस log A क्या हो जाएगा, माइनस। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलेगा तो log A से log 1 तो कट ही जाएगा, log A से log 1 कट जाएगा अगर घटाएंगे तब। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। यही हो जाएगा। K2 में से K1 घटाया तो ये आ जाएगा, देखो करके देखेंगे अपन, तो log A से log A कट जाएगा और इसका जो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया और ये ऐसे। अब देखो log, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1 लिख सकते हैं ना, माइनस वाला बटा में चला जाएगा, log K2 अपॉन K1। अब ये माइनस वाले को तो ले लो पीछे और प्लस वाले को ले लो आगे। अब इधर देखो, इधर भी EA अपॉन 2.303 R है और इसमें भी 2.303 अपॉन R है, तो क्या करें, कॉमन ले लें। EA अपॉन 2.303 R को कॉमन ले लें बेटा, कॉमन क्या आ जाएगा, EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, और 1 अपॉन क्या आ जाएगा, T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही आ जाएगा क्या, यस करके बताएंगे, समझ में आ गया तो। यहां तक समझ में आ गया सबको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, अब क्या करें, T1 T2, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, लघुत्तम ले लिया, T1 T2 लघुत्तम आ जाएगा ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा फिर, T2 माइनस T1। ये इक्वेशन आ गई सबके पास, ये इक्वेशन आ जाएगी सब। इस इक्वेशन को यूज में लेकर के अपन EA यानी सक्रिय ऊर्जा पता लगा सकते हैं। अगर हमें ताप T1 और ताप T2 पर, दो अलग अलग ताप पर K2 और K1 के मान अगर हमें पता है, T1 T2 दो अलग अलग ताप है और इन पर हमें K2 और K1 के मान अगर हमें पता है, तो हम EA यानी सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं ना।
दो अलग अलग तापों पर K2 K1 के मान अगर हमें पता है तो सक्रिय ऊर्जा EA को हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, अभी तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट लेक्चर जब देखेंगे अपन नेक्स्ट, उस लेक्चर में इसको करेंगे। आज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले लेक्चर में हम इसको, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो हमने दो तरह से सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात करना देखा, एक तो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं अपन, तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ये बराबर ढाल गुणा 2.3038, इससे अपन सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें K2 K1 के मान पता है, T2 T1 के मान पता है, तो इस समीकरण को यूज में लेकर के अपन सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है छोटा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यानी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं इसको, ऊर्जा वितरण वक्र, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ऊर्जा वितरण वक्र, हिंदी में बोलो, ऊर्जा वितरण वक्र। अब जैसे हमने देखा अभी कि ताप में जब वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है। फिर हमने देखा कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, लगभग 2 गुना। जैसे ओरेनियस के समीकरण से हमने देखा कि ताप बढ़ाते हैं तो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, ताप बढ़ाते हैं तो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं का अंश बढ़ जाता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम देखेंगे कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग दुगुना क्यों हो जाता है, इसको और समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से हम। देखो, दो साइंटिस्ट थे, एक तो था वोल्ट्जमान और एक था मैक्सवेल। मैक्सवेल और वोल्ट्जमान ने क्या किया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के ई ऊर्जा वाले अणुओं का अंश लिया, ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश लिया, अभिकारक, ऐसे अभिकारक लिए जिनकी अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश कितना है, ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश। ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, ई कोई भी ऊर्जा हो सकती है, ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश कैसे पता लगाएंगे, ये बराबर होता है Ne/Nt। ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, Ne का मतलब ई ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बटा Nt का मतलब कुल अणुओं की संख्या। अंश तो तभी पता चलेगा ना, जब अंश पता लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, ई ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या में कुल ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या का भाग दे देंगे तो आ जाएगा ई ऊर्जा युक्त अणुओं का। और अणुओं की गतिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचा, जिसको अपन कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ऊर्जा वितरण वक्र। गतिज ऊर्जा और ई ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के बीच में ग्राफ खींचा था मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमान। देखो, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने क्या बताया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं है। जैसे अभिक्रिया में बहुत सारे अणु भाग ले रहे हैं तो सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती, किसकी गतिज ऊर्जा कम होती है, किसी की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, अब जब उन्होंने ग्राफ खींचा तो ग्राफ किस तरह का आया उसको हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी आपको सारी चीजें। यहां तो ले लिया उन्होंने क्या, ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, जिसको हमने लिखा Ne/N, और यहां ले लिया एक्स अक्ष पर उन्होंने क्या, गतिज ऊर्जा। ग्राफ को ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल सरल है, टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने यह समझाने का प्रयास किया कि ताप में वृद्धि करते हैं, ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो वेग दोगुना क्यों हो जाता है। ऊर्जा वितरण वक्र से इन्होंने इस बात को समझाया। तो जब एनी और एंटी, Ne/Nt और गतिज ऊर्जा के बीच में वक्र खींचते हैं, Ne/Nt का मतलब तो समझ गए सब, ई ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है Ne/Nt और गतिज ऊर्जा ये हो गई। तो इस तरह का ग्राफ आता है।
इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, इस ग्राफ से क्या मतलब है समझ रहे हो आप? देखो देखो, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो अणुओं का अंश बढ़ रहा है, ई ऊर्जा वाले अणुओं का अंश बढ़ रहा है, और इधर की तरफ आ रहे हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, मान लेते हैं यहां, ये मैंने साइन बनाया यहाँ पर, यहां ई ए, ये ई ए ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है। यहाँ कोई अणु पहुंच गया तो इसकी ऊर्जा किसके बराबर होगी? ई ए के बराबर। ई ए क्या है यहाँ पर? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये ऊर्जा ई ए के बराबर है, यानी यहाँ अगर कोई अणु है तो वो सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रखने वाले हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा इधर की तरफ बढ़ रही है, इधर की तरफ गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ई ए के बराबर जिसकी ऊर्जा है या ई ए से ज्यादा जिसकी ऊर्जा है, इसका मतलब वो सक्रिय ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाले अणु है, और इससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणु है तो उत्पाद बनाएंगे, ये हमें पता है। अब इस ग्राफ में देखो, ऊपर की तरफ अणुओं का अंश बढ़ रहा है, तो अणुओं का मैक्सिमम, मैक्सिमम अणुओं की ऊर्जा कितनी है? देखो मैक्सिमम यहां है, ये शिखर इसका यहां पर है, यानी इतने, और ये, ठीक है समझो इसको, ये ऊर्जा है यहां पर, और ये ऊर्जा ग्रहण करने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस ग्राफ से देखो, ये ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रही है? अणुओं की संख्या, अणुओं का अंश बढ़ रहा है। तो अणुओं का सबसे ज्यादा अंश यहीं पर तो होगा ना, ऊपर देखो सबसे ऊंचा भाग इसका, शिखर यही तो है इसका, तो ये शिखर है इसका, इसका मतलब अणुओं का सबसे ज्यादा अंश यहां पर है, और इस अंश की ऊर्जा कितनी है? इतनी है। इसको बोलते, इसको बोलते सर्वाधिक ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश। ठीक है, अणुओं का अंश, सर्वाधिक अणुओं का अंश जिसकी ऊर्जा ये है, तो बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, समझ में आई मेरी बात? अब हम समझते हैं कि ताप में 10 डिग्री की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना क्यों हो जाता है, उसको भी हम समझे। तो यही ग्राफ मैं इधर बना रहा हूं नीचे की तरफ। यहां हम ले लेते हैं एन ई अपॉन, इसी ग्राफ को थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, बस थोड़ा ध्यान देना है। ये एन ई अपॉन एन टी, इधर हो गई क्या? गतिज ऊर्जा। मैं इसको इधर लिख देता हूं, एक्स अक्ष पर क्या है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या है? गतिज ऊर्जा। दिखाई नहीं दे रही ना सबको? तो गतिज ऊर्जा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं उसको, एक्स अक्ष पर क्या है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, अभी हमने ग्राफ देखा, ग्राफ कैसा आएगा समझ में आ गई। दोबारा खींचता हूं उसी ग्राफ को, इसी ग्राफ को मैं नीचे दोबारा खींच रहा हूँ, क्यों खींच रहा हूँ समझ में आ जाए। ठीक है, ये है ई ऊर्जा वाले अणुओं का अंश, ई ए, ई ए का मतलब सक्रिय ऊर्जा वाले अणुओं का, ये सक्रिय ऊर्जा है यहाँ पर, जिसको मैंने रेड पेन से कर दिया ना डार्क, ये सक्रिय ऊर्जा या इससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या है, ये सक्रिय ऊर्जा या इससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या। अब हम क्या करते हैं? ताप बढ़ाते हैं। ये हमने मान लिया कि ये ग्राफ कब है? जब ताप कितना है? टी। कितना ताप है? टी ताप। ये ग्राफ कब है? जब ताप कितना है? टी है। अब हम क्या करते हैं? ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं। कितनी वृद्धि करते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं। तो जब ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो ग्राफ इस तरह आता है। थोड़ा सा समझेंगे ग्राफ कैसे आएगा। 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर ग्राफ इस तरह का है। समझ गए? देखो एक ग्राफ नीचे की तरफ चिपक गया, नीचे की तरफ आ गया, पहले यहां से ऊपर था ग्राफ, फिर नीचे आ गया, लेकिन आगे की तरफ जा रहे हैं तो देखो ये थोड़ा ऊपर उठ गया है पहले की तुलना में। पहले जो लाल रंग से मैंने ग्राफ बनाया वो नीचे है, लेकिन ये वाला पीले रंग से जो बनाया थोड़ा ऊपर उठ गया है ये ग्राफ, लेकिन शुरुआत में ये पिचक गया और आगे की तरफ उठ गया, यानी फैल गया ग्राफ। पहले ग्राफ था, उसकी तुलना में ग्राफ क्या हो गया? फैल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ?
इधर की तरफ ग्राफ फैल रहा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है ना अणुओं की। वही गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या, ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ रही है। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा वाले, देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला ग्राफ देखो, अब ये ग्राफ देखो पिचक करके नीचे की तरफ आ गया। कुल क्षेत्रफल तो दोनों ग्राफों का समान ही रहेगा। कुल क्षेत्रफल देखो, ये यहाँ से जितना पिचका है ये यहाँ से उतना ही ऊपर उठ गया। कुल क्षेत्रफल तो बराबर रहेगा, कुल क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि ग्राफ आगे की तरफ झुक रहा, आगे की तरफ देखो ग्राफ ये फैल गया, इसका मतलब गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ गई, गतिज ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा हो गई। और यहाँ देखो, अब पहले ई ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कितनी थी? ई ऊर्जा वाले अणुओं का अंश कम था ना, ये ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश कितना था? इतना ही था, देखो इधर। लेकिन अब ये ऊर्जा वाले अणुओं का अंश कितना हो गया? इतना हो गया, देखो इसको, यानी ये अंश अतिरिक्त हो गया। ये ग्राफ कब है? जब ताप कितना बढ़ाया दिया हमने? टी में कितनी वृद्धि कर दी? 10 की। टी प्लस 10 ताप पर है, टी प्लस 10 ताप और टी ताप पर ये देखो ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश देखो, पहले ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश और अब ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश जितना पहले था उतना और बढ़ गया, यानी पहले की तुलना में सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं का अंश कितना हो गया? अब यहां से यहां तक पूरा हो गया, पहले की तुलना में लगभग कितना गुना हो गया? ये देखो, ये ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश पहले की तुलना में लगभग कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। दिख रहा है ना सबको? ये ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश पहले की तुलना में लगभग कितना गुना बढ़ गया? 2 गुना बढ़ गया। जब सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं का अंश पहले की तुलना में 2 गुना बढ़ गया, इसका मतलब अभिक्रिया वेग भी बढ़ गया। अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाएगा, इसीलिए तो ताप में 10 डिग्री की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। यही तो कारण है कि ताप बढ़ाने से, ताप में 10 डिग्री की वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। ये कारण सबको समझ में आ गया? दो, आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। देखो दोबारा से, आज जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसको दोबारा से देखना है सबको, तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने बात की स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है, कोटि 1 होती है, वही कहलाती है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये ध्यान रखें। इसके 2 एग्जाम्पल देखे हमने, एक तो एस्टर का जल अपघटन देखा और दूसरा हमने देखा सुक्रोज का प्रतिलोमन। ठीक है। इसके बाद में हमने बात की कि ताप किस प्रकार प्रभावित करता है अभिक्रिया वेग को। तो हमने देखा कि ज्यादातर अभिक्रियाएं ताप में वृद्धि करते हैं, तो ज्यादातर अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि हो जाती है। ताप में वृद्धि करने से अधिकांश अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि होती है। और ये देखा गया है कि ताप में जब 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी अभिक्रिया वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने बात की ओरेनियस इक्वेशन की। ओरेनियस वैज्ञानिक थे, इन्होंने ताप और अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बीच में संबंध बताया। के को ताप से जोड़ा इसने ओरेनियस ने, और इन्होंने अपनी इक्वेशन दे दी के बराबर ए ई की घात माइनस ई अपॉन आर। ठीक है। यहाँ पर ए, जिसको हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, ताप और के बीच में रिलेशन बताया गया है। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? इसके लिए ओरेनियस ने बताया कि जब अभिकारक क्रिया करते हैं तो क्रिया से पहले वो एक उच्च ऊर्जा वाली स्पीशीज बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती संकर, और मध्यवर्ती संकर ही बनाता है उत्पाद। अब जो अभिकारक के अणु मध्यवर्ती संकर बना सकते हैं, जो अभिकारक के अणु मध्यवर्ती संकर बना सकते हैं वो उत्पाद बदल जाएंगे। और मध्यवर्ती संकर वही बना सकते हैं जो एक निश्चित ऊर्जा प्राप्त कर सकते, जिसको हमने कहा सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा अभिकारक के अणु द्वारा ग्रहण की गई या अभिकारक के अणुओं के लिए आवश्यक ऊर्जा जो मध्यवर्ती संकर में बदलने के लिए चाहिए, वही क्या कहलाती है? उसकी सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा को हमने ग्राफ से समझा। यहाँ पर 2 ग्राफ बनाए हमने, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोनों ग्राफ एक जैसे ही होते हैं, बस ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो उत्पाद की ऊर्जा कम होगी, ऊष्माशोषी है तो उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, दोनों ग्राफ समझ में आ गए सबको? इसके बाद में हमने दहली ऊर्जा बताई।
दहली ऊर्जा क्या होती है? सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक के पास जो पहले से ऊर्जा उपस्थित है वो। दहली ऊर्जा बराबर होती है सक्रिय ऊर्जा प्लस अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा। फिर हमने बात की ऑरेनियस इक्वेशन। ऑरेनियस इक्वेशन हमने के बराबर ए की घात माइनस ई अपॉन आर टी, इसका लॉग किया हमने। तो लॉग करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन आई। इन दोनों इक्वेशन को यूज में लेकर के हमने ग्राफ खींचा। ग्राफ के द्वारा हमने सक्रिय ऊर्जा को पता लगाया, और ग्राफ के द्वारा सक्रिय ऊर्जा जब ज्ञात करते हैं तो सक्रिय ऊर्जा बराबर आती है ढाल गुणा 2.303 आर के। इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर हमें ढाल दिया हुआ है तो सक्रिय ऊर्जा अपन ज्ञात कर सकते हैं। फिर अपन गणितीय विधि से सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो हमने गणितीय विधि से सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या किया? दो अलग अलग ताप ले लिए, T1 और T2। उन पर दो अलग अलग वेग स्थिरांक प्राप्त किए, K1 और K2, और उनका उपयोग करके हमने एक इक्वेशन प्राप्त की। क्या? log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 आर, ठीक है, गुणा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिख करके देखा है, बहुत अच्छी बात। नहीं देखा है वो भी लिख करके देखेंगे। शाम तक वीडियो की रिकॉर्डिंग, जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध हो जाएगी, उसमें देख करके आप करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत है तो मुझे बता देंगे लास्ट। कोई दोबारा किसी को समझाना है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो अभी मुझे तुरंत बताएं।